दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। गॉडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के ऊपर यह थ्योरम आपके मैथ के कंसेप्ट को हिलाकर रख सकता है। इसमें आप खुद को एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में पाओगे। आप नहीं जान पाओगे कि क्या सच है और क्या झूठ। यहाँ तक कि यह थ्योरम मैथमेटिक्स में ही नहीं बल्कि फिजिक्स की कई सारी चीज़ों पर भी एप्लीकेबल है। यहाँ तक कि यह गॉड के, भगवान के वजूद पर भी सवाल उठाता है। मतलब यह हर उन चीज़ों पर एप्लीकेबल है जहाँ पर लॉजिक की बात होती है, भले ही बात हो साइंस की, फिलॉसफी की या फिर मैथमेटिक्स की। तो हाँ, आज हम गॉडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम की बात करेंगे। जिस तरह फिजिक्स में एल्बर्ट आइंस्टीन के वर्क को काफ़ी फेम के साथ जाना जाता है, उसी तरह कुर्ट गॉडल को भी मैथमेटिक्स में उसी फेम के साथ जाना जाता है। गॉडल ने इन सब की शुरुआत एक स्टेटमेंट से की जिसको हम बोलते हैं लायर्स पैराडॉक्स, और ये खाली एक सिंगल स्टेटमेंट है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम लाइंग, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई एम लाइंग, ये स्टेटमेंट अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करती है, एक विरोधाभास को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब मैंने सच बोला, मतलब आई एम नॉट लायर, मैं झूठा नहीं हूँ। और क्योंकि यह स्टेटमेंट सही है तो इसमें लिखा हुआ भी सही होना चाहिए। और उसमें क्या लिखा हुआ है? आई एम लाइंग, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। और अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट फॉल्स यानी कि गलत है तो इसमें लिखा हुआ है आई एम लाइंग, मतलब जो भी मैंने बोला ये झूठ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि आप इस पैराडॉक्स से बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही केस में आप अपने आप को एक कॉन्ट्राडिक्शन में पाओगे। आप नहीं बता पाओगे कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स। और मैथमेटिक्स में जब भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाओ कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर किसी स्टेटमेंट के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो तो उन स्टेटमेंट को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और अगर आप एक रिजल्ट पर फिक्स हो तो वो स्टेटमेंट होंगी कंसिस्टेंट। तो लायर पैराडॉक्स में आई एम लाइंग एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट सही हुई तो मैं झूठ बोल रहा हूँ जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और अगर ये गलत हुई तो इसमें साफ लिखा हुआ है आई एम लाइंग, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट सही हुई। यू कैन नॉट डिसाइड कि क्या सही है और क्या गलत है। तो गॉडल इसी चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्मूले में अरेंज करना चाहते थे, लायर पैराडॉक्स को एक मैथमेटिकल फॉर्म देना चाहते थे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो इस चीज़ ने पूरे मैथमेटिक्स के स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। वैसे तो मैथमेटिक्स में हम जितने भी रूल्स पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें करते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, चीज़ों के प्रूफ्स होते हैं। मैथमेटिक्स के जो बेसिक रूल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, उनको हम एक्सियम कहते हैं। मतलब एक्सियम क्या है? काफ़ी बेसिक मैथमेटिकल फैक्ट, लाइक एडिशन। हम जानते हैं कि एडिशन हमेशा दो चीज़ों को जोड़ता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करता है, तो ये बेसिक फैक्ट हैं। नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, बेसिक फैक्ट मतलब बेसिक रूल हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? एक्सियम। और इनके बेसिस पर ही पूरी मैथमेटिक्स का एवोल्यूशन होता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, ये चीज़ हैं तो हैं, ये ट्रू हैं। और इन्हीं बेसिक मैथमेटिकल फैक्ट की वजह से बाकी की मैथमेटिकल थ्योरीज को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ से क्या बात साबित होती है कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वह एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, जिसमें हर चीज़ों के कुछ प्रूफ्स होते हैं। बिना प्रूविंग के मैथमेटिक्स का कोई भी सिग्निफिकेंस ही नहीं है। और मैथमेटिक्स के फाउंडेशन क्या है? वो बेसिक मैथमेटिकल फैक्ट जिनको हम एक्सियम बोलते हैं। लेकिन हमारा ये भ्रम गॉडल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम ने पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भले ही सेट ऑफ एक्सियम मैथ की फाउंडेशन रखते हों, लेकिन वो भी अभी कंप्लीट नहीं है, उनमें भी इनकम्प्लीटनेस है। उन्होंने कहा कि एक्सियम के कोई भी सेट अपनी खुद की कंसिस्टेंसी को प्रूव नहीं कर सकते। इसको अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी जानेंगे, तब आपको चीज़ें और क्लियर होने लगेंगी। लेकिन हाँ, उनका इनकम्प्लीटनेस थ्योरम इस बात को साबित करता है कि मैथमेटिक्स में भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं बन सकती। वैसे गॉडल का इनकम्प्लीटनेस थ्योरम का प्रूफ सेट और ग्रुप थ्योरी पर बेसिस है, लेकिन हम इस वीडियो में उनको प्रूफ नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम उसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे। तो सपोज कीजिए कि आपके पास वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर मौजूद है। मान लीजिए आपके पास आयरन मैन का जार्विस मौजूद है। बाकी के कंप्यूटर्स की तरह जार्विस भी हमको वह सारे ऑपरेशन करके देता है जो भी हम उसको कहते हैं। मतलब हम इनपुट में इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो आउटपुट में हमको रिजल्ट देता है। इस दौरान वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है जो कि उसके एल्गोरिथम में डिज़ाइंड हैं। सेम इनपुट
आपको हमेशा सेम आउटपुट ही देगा। इनपुट आउटपुट कुछ भी हो सकते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। और दूसरी बात, यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम की कोई कमी नहीं है। आप जार्विस को जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वह उन सारे एल्गोरिथम्स के रूल को फॉलो करते हुए आएगा, भले ही इसके लिए आउटपुट में आपको कितना भी समय लग जाए, चाहे लाखों साल लग जाएं। लेकिन खैर, हम कोई टफ काम नहीं देने वाले, इसको सिंपली स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि 1 से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों। अब जार्विस को हम कोई नंबर n देते हैं और कहते हैं कि तुम डिसाइड करो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपको क्या बताना होगा? आपको जार्विस को बताना होगा कि उस नंबर n को 1 से लेके n-1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करो, और अगर 1 से n-1 के बीच में वह किसी से परफेक्टली डिवाइड नहीं होते तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर n प्राइम नंबर है। ठीक है, जार्विस हमको प्रॉपर आंसर दे देता है, लेकिन अब गॉडेल का ये कहना है कि भले ही आपने जार्विस को काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी दिया हो जिसमें खाली अर्थमेटिक इन्वॉल्व हो, लेकिन जार्विस प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट होंगी जो कि भले ही प्रॉपर्ली इनपुट की गई हों, लेकिन जार्विस यह डिसाइड नहीं कर सकता कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत, ट्रू है या फिर फॉल्स है। वो स्टेटमेंट अनडिसाइडेबल होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब आप ये पूछ सकते हो कि हमको तो वो स्टेटमेंट नहीं दिखी। तो अगर आप ये चीज़ डॉक्टर गॉडेल से जाकर पूछो तो वो प्रॉपर्ली आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताएंगे कि वैसी स्टेटमेंट, वैसी चीज़ें, वैसी इक्वेशन हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट वहाँ पर रहेंगी ही। अब भले ही आप जार्विस का दूसरा इम्प्रूव वर्जन भी बना लो, लाइक जार्विस 2.0, तो भले ही आपका पुराना वाला जार्विस उस स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर पा रहा हो, लेकिन नया वाला जार्विस 2.0 उसको सॉल्व कर लेगा। लेकिन फिर यहाँ पर एक नई स्टेटमेंट जन्म ले लेगी जिसको जार्विस 2.0 भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वह ट्रू है या फिर फॉल्स। अब आपने इसका भी एक नया वर्जन बना लिया, तो भले ही नए वर्जन ने दो पुरानी स्टेटमेंट को डिसाइड कर लिया हो, लेकिन फिर एक तीसरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जन्म ले लेगी। ऐसे ही आप जितनी बार भी नए रूल्स बनाओगे उतनी बार कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन जरूर आएगी, और बार बार अगर आप नए रूल्स बनाते रहोगे तो आपका सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसमें इनकन्सिस्टेंसी बनी हुई रहेगी। मतलब यहाँ से क्या बात सामने आती है कि अगर कोई भी क्लोज सिस्टम है, ध्यान से सुनिए, कोई भी क्लोज सिस्टम है तो भले ही आप उसको कितना भी करेक्ट क्यों ना बना लो, लेकिन उसमें हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रहती हैं। कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो सही है या फिर गलत है, और इस सिस्टम के बाहर, इसके आउटसाइड कोई ना कोई जरूर होना चाहिए जिस पर क्लोज सिस्टम डिपेंड रहता है। मतलब क्या है कि हमारा जार्विस एक क्लोज सिस्टम है और हम उसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि हम इस क्लोज सिस्टम के बाहर हैं, यानी कि जार्विस हम पर डिपेंडेड है। अगर हम उसको ऑपरेट ना करें तो वह कॉन्ट्राडिक्शन में फंसा रहेगा, वह स्टेटमेंट को नहीं पहचान पाएगा कि वह ट्रू है या फिर फॉल्स है। चलिए इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका फ़ोन एक क्लोज सिस्टम है जो कि कई चीज़ों से बना है, लाइक कैमरा, स्क्रीन, बैटरी और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंडेड हैं? फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर, जो कि इसको ऑपरेट करती है। फ़ोन बनने के बाद भी अगर आप उसको चलाते रहोगे तो हो सकता है कि उसमें वायरस आ जाए, लेकिन फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हर मंथ इन वायरस से बचने के लिए आपको अपडेट्स देती है। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा फ़ोन, जो कि एक क्लोज सिस्टम है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाहर किसी पर डिपेंडेड है। अगर वो किसी पर डिपेंडेड ना हो तो वो एरर्स के लूपहोल में फंस जाएगा। चलिए अब हम इसको मैथमेटिकली डील करते हैं कि आखिर गॉडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मेरे लिए दो थ्योरम है। फर्स्ट, इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। तो ये थ्योरम हमको ये बताती है कि अगर आपके पास कोई कंसिस्टेंट लॉजिकल सिस्टम है, मतलब एक ऐसे सेट ऑफ एक्सियम, कुछ ऐसे मैथ के रूल जिसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, जिनके अंदर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो, तो फर्स्ट थ्योरम का ये कहना है कि इस लॉजिकल सिस्टम में कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी मौजूद होंगी जिनको आप उन रूल से प्रूव नहीं कर सकते। मतलब अपने ओरिजिनल सेट ऑफ एक्सियम से प्रूव नहीं कर सकते। उनको प्रूव करने के लिए आपको नए रूल्स बनाने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपका कोई लॉजिकल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तब तक आपका सिस्टम इनकम्प्लीट रहेगा। उस सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें जरूर रहेंगी जिनको आप सही और गलत प्रूव नहीं कर सकते। तो ये था फर्स्ट थ्योरम। चलिए सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। तो इसका कहना है कि अगर आप किसी कंसिस्टेंट सिस्टम को जानते हो जिसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, आप उस सिस्टम को जानते हो, मानते हो कि हाँ ये है, ये गलत नहीं हो सकता, कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो ही नहीं सकता, और आप उस सिस्टम के अंदर हो,
तो सेकंड थ्योरम के अनुसार आप उस सिस्टम की कंसिस्टेंसी को प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप उस सिस्टम के अंदर हो। कंसिस्टेंसी को प्रूव करने के लिए आपको उस सिस्टम के बाहर आना होगा। मतलब सिंपली यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली कि मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स हैं जिनको हम ट्रू मानते हैं कि हाँ ये हैं। तो पहले थ्योरम का ये कहना है कि उन रूल्स में से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप प्रूव नहीं कर पाओगे। उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए आपको नए रूल्स बनाने होंगे, और जब आप नए रूल्स बनाओगे तो फिर कोई और चीज़ निकल कर सामने आ जाएगी जिसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे। और सेकंड थ्योरम का ये कहना है कि जिस भी चीज़ को आप मानते हो कि वह सही है, ट्रू है, और आप उस चीज़ के अंदर हो, तो सेकंड थ्योरम का ये कहना है कि उस चीज़ के अंदर रहकर आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि वो चीज़ सही है या फिर नहीं। जैसे मैथमेटिक्स में हमारा मानना है कि दो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। हम कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं। अब ये स्टेटमेंट एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक क्लोज सिस्टम के अंदर माना है और हम यहीं से अपनी कंसिस्टेंसी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ वो लाइन इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। लेकिन हम खुद भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो हमने बोला वह सही है या फिर गलत। हो सकता है कि दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पर भी ना मिलें, और हो सकता है कि वो इन्फिनिटी पर मिल जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं। अब दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो अब ये क्या बन गया? एक कॉन्ट्राडिक्शन। सही चीज़ को पता करने के लिए आपको इस क्लोज सिस्टम के बाहर जाना होगा, मतलब इन्फिनिटी के बियॉन्ड जाना होगा, जो कि हमारे लिए जाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही हमारा एक बेसिक रूल है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 + 2 = 4। ये क्या है? एक बेसिक फैक्ट, एक्सियम। चलिए अब मैं इसी स्टेटमेंट में गॉडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम को वेरीफाई करूंगा। हम जानते हैं कि 2 + 2 4 के बराबर होता है, ये फैक्ट है। हम ये भी जानते हैं कि 2 + 2 5 के बराबर नहीं होता। अब 2 + 2 5 के बराबर नहीं होता, हम अपनी पूरी मैथमेटिक्स में इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। मतलब इस बेसिक मैथमेटिकल फैक्ट में एक ऐसी स्टेटमेंट छुपी हुई थी जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। 2 + 2 = 4 तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन 2 + 2 5 के बराबर नहीं होता, इसको प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए हमको कुछ नए रूल्स बनाने होंगे, तब जाकर हमें प्रूव कर पाएंगे कि 2 + 2 5 के बराबर नहीं होता। और जब नए रूल्स बन जाएंगे तो हम एक और इक्वेशन को पैदा कर देंगे, 2 + 2 = 8। समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अब हम सब इन बेसिक मैथमेटिकल फैक्ट को अपनी मैथ की फाउंडेशन मानते हैं, यानी कि हम एक क्लोज सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो अगर हम 2 + 2 = 5 को प्रूव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम 2 + 2 = 5 को गलत साबित भी नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीटनेस है? हमारी मैथमेटिक्स में ये एक तरीके का लायर पैराडॉक्स बन गया। कैसे 2 + 2 5 के बराबर नहीं है? ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो फिर जब बराबर नहीं है तो 2 + 2 को 5 के बराबर होना चाहिए, और हम जानते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 2 + 2 तो 4 के बराबर होता है। मतलब इस इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए हमको इस सिस्टम के बाहर आना होगा, मतलब हमको हमारी मैथमेटिक्स के बियॉन्ड सोचना होगा। ऐसे ही हम मानते हैं कि फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर/सेकंड। तो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के अनुसार ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, सही नहीं है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर रहकर हम इसकी कंसिस्टेंसी को प्रूव नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये जो फैक्ट है वह सही है या फिर गलत। हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की स्पीड ऑफ लाइट से तेज हो ही नहीं सकती। हो सकता है कि हम गलत हो। इसको चेक करने के लिए हमको इस क्लोज सिस्टम के बाहर आना होगा, मतलब हमको वैक्यूम के बाहर जाना होगा, और वैक्यूम तो पूरे यूनिवर्स में मौजूद है, मतलब हमको यूनिवर्स के बाहर जाना होगा। तब जाकर हम लाइट की स्पीड की कंसिस्टेंसी को चेक कर पाएंगे। मतलब एक क्लोज सिस्टम के अंदर रहकर हम कंसिस्टेंसी को डिफाइन कर ही नहीं सकते, उस सिस्टम के आउटसाइड जरूर किसी को मौजूद होना चाहिए। ऐसे ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी होता है। चलिए अब हम अंत में गॉड की एग्जिस्टेंस पर बात करेंगे। तो हम क्या मानते हैं कि गॉड यूनिवर्सल हैं, भगवान हर जगह मौजूद हैं। अगर आप किसी से पूछोगे कि गॉड होते हैं या नहीं, तो इसके दो जवाब हो सकते हैं, या तो हाँ या तो नहीं। लेकिन आई थिंक आप में से सभी लोग यही कहोगे कि गॉड होते हैं। लेकिन गॉडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के अनुसार अगर आप इस चीज़ को गौर से देखो तो आप पाओगे कि हम क्या कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान मौजूद हैं। और ये दुनिया कहाँ तक सीमित है? हमारे यूनिवर्स तक। और क्योंकि यूनिवर्स भी एक क्लोज सिस्टम है, तो हम इसके अंदर रहकर गॉड हैं या नहीं उनकी कंसिस्टेंसी बता ही नहीं सकते। यहाँ पर हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। इसके बियॉन्ड किसी न किसी को मौजूद होना चाहिए, तब जाकर हम ये पता लगा पाएंगे, जो कि हम कभी कर ही नहीं सकते।
तो इस तरह गॉडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम हमको बताती है कि कैसे यहाँ पर इनकम्प्लीटनेस मौजूद है। मैथमेटिक्स के वो बेसिक फैक्ट जिनको हम गणित का आधार मानते हैं वो भी इनकम्प्लीट हैं। कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती हैं जहाँ पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सही है या फिर गलत, और इनको हम कंप्लीट तब मानेंगे जब हमारी मैथमेटिक्स का पूरा सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, जिसमें हर एक लूपहोल को डिफाइन करने के लिए हम एक नए रूल बना देते हों, जो कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारी मैथमेटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मैथमेटिक्स पर इनकम्प्लीटनेस थ्योरम एप्लीकेबल है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, तब जाकर आप इसको समझ जाओगे कि आखिर ये हमको क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।